डियर स्टूडेंट्स, आपका 16 चैप्टर पूरा हो गया। राष्ट्रीय आय की अवधारणा के जो समुच्चय अपने पढ़ लिए थे, राष्ट्रीय आय की अवधारणा में एक चैप्टर जो है हटाया गया, वो आपने देख लिया, हमने बीच में बंद कर दिया। उसके बाद आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, मुद्रा। मुद्रा जिसे इंग्लिश में कहते हैं मनी, ठीक है। सामान्य तौर पर ये शब्द हमारे लिए रोज़ काम में आता है कि भाई मुद्रा क्या है, ठीक है। हम रुपए पैसे इस चीज़ को मुद्रा कहते हैं कि ये जो है हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है, अपनी एक करेंसी होती है। कहीं पर रुपया होती है, कहीं डॉलर होती है, कहीं पाउंड होती है। तो अर्थशास्त्र में मनी या मुद्रा को भी पढ़ा जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मोस्टली जो है वो डिपेंड होती है मुद्रा पर, ठीक है। तो मुद्रा को अगर बात करें तो मुद्रा मानव का एक ऐसा आविष्कार है, ठीक है, जिससे मानव का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो सरल हो गए। क्योंकि शुरुआत में जब वस्तु विनिमय होता था तो सबसे बड़ी समस्या वस्तु विनिमय में क्या आती थी? वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी समस्या यह आती थी कि जिस दोहरा संयोग होना जरूरी था। दोहरा संयोग का मतलब क्या होगा कि जैसे किसी व्यक्ति को 1 किलो दूध के बदले 1 किलो गेहूं चाहिए, तो पूरे गांव में घूमना पड़ता था कि भी 1 किलो दूध के बदले 1 किलो गेहूं कौन दे सकता है, ठीक है। तो पूरे गांव में 1 या 2 व्यक्ति उसे मिलते थे। अब पूरे गांव में हर चीज वस्तु के जो है लेन देन करने के लिए दोहरा संयोग होना जरूरी था। तो ये सबसे बड़ी समस्या वस्तु विनिमय में आती थी, ठीक है। इसलिए प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रचलित था और धीरे धीरे वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ थी उसको दूर करने के लिए मुद्रा का चलन हुआ, यानी मनी हुई, मुद्रा चलन हुआ। और मुद्रा के आविष्कार के साथ ही हम कह सकते हैं कि मानव के आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो बहुत सरल हो गए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा मानव का एक ऐसा महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसने मानव जीवन को बदल के रख दिया और एक बहुत आसान जो है विनिमय प्रदान किया, लेन देन करना आसान हो गया, ठीक है। जब प्रारंभ में जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता था, जब मुद्रा का चलन नहीं था, मुद्रा नहीं चलती थी उस समय, तो उसे वस्तु के रूप में वस्तु का लेन देन किया जाता था और उस समय कई कठिनाइयाँ आती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है प्रचलित प्रारंभ में थी और उसमें वस्तु के बदले वस्तु खरीदी और बेची जाती थी। तो वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है? वस्तु विनिमय, जब मुद्रा का चलन नहीं था तो वस्तु विनिमय होता था, ठीक है, गुड्स एक्सचेंज होता था। यानी वस्तु विनिमय का सीधा सा मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु खरीदना या बेचना, ठीक है। तो प्रारंभ में जब मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय होता था, छोटे गांव में लेन देन का तरीका यही था, ठीक है। लेकिन इससे कई तरह की कठिनाइयां आई, ठीक है। तो क्या कठिनाइयां आई? तो मुद्रा पढ़ने से पहले हम, जब प्रारंभ में मुद्रा का चलन नहीं था तो वस्तु विनिमय होता था, और वस्तु विनिमय का अर्थ हमने पढ़ लिया कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। तो वस्तु विनिमय क्यों मुद्रा का चलन हुआ? क्योंकि वस्तु विनिमय की कई कठिनाइयां थी। और क्या क्या कठिनाइयां थी इसको हम अध्ययन करेंगे कि वस्तु विनिमय जब होता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी, तो उस समय क्या क्या कठिनाइयां आती थी, ठीक है। और उस कठिनाइयों के कारण ही मुद्रा का चलन हुआ। ये कठिनाइयां कौन सी थी? जिसमें हमने पहली कठिनाई पढ़ ली है, दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का मतलब क्या होता था कि जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर पूरे गांव में उसी व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जो 1 किलो दूध के बदले 1 किलो गेहूं दे, ठीक है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास 1 किलो दूध होता था तो उसे गेहूं की जरूरत थी, तो वो पूरे गांव में ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसे 1 किलो दूध के बदले 1 किलो गेहूं दे सके। अब किसी के पास बाजरा होता था या किसी के पास फल होता था या सब्जी होती थी, तो उसे चाहिए ही नहीं थी, उसे सब्जी नहीं चाहिए थी, उसे तो केवल गेहूं चाहिए था। तो पूरे गांव में उसे ढूंढना पड़ता था और इसलिए लेन देन नहीं हो पाता था। अब उसका दूध खराब भी हो सकता था,
क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, और हो सके दोनों यानी लेने वाला और देने वाले दोनों की आवश्यकताओं को पूरी करने वाले वह होनी चाहिए वस्तु। अब गेहूं वाले को दूध चाहिए तो उसे पूरे गांव में ढूंढना पड़ता था, और दूध वाले को गेहूं चाहिए तो उसे पूरे गांव में ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जो उसे 1 किलो दूध के बदले 1 किलो गेहूं दे सके। ठीक है, तो इस कठिनाई की सबसे बड़ी जो है वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी समस्या यही आती थी कि इसमें दोहरा संयोग मिलना अत्यंत कठिन कार्य था। तो वस्तु विनिमय की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दोहरा संयोग हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं था। अब किसी को हो सकता है किसी को दूध के बदले गेहूं चाहिए ही नहीं, तो उसका दूध बेकार जाता। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर उदाहरण हमने लिया कि 1 किलो गेहूं के बदले यदि उसे 1 किलो दूध चाहिए था तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती थी जो उसे 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो दूध दे सके। तो ऐसे इसे कहते हैं दोहरा संयोग, और ऐसा मिलना अत्यंत कठिन कार्य था। नंबर 2, वस्तु विनिमय की दूसरी समस्या थी वस्तु के मूल्य मापन की कठिनाई। वस्तु विनिमय की दूसरी सबसे बड़ी समस्या या प्रॉब्लम क्या थी कि वस्तु के मूल्य के मापन की कठिनाई थी। मूल्य के मापन का मतलब, अब अगर किसी व्यक्ति के पास, जैसे हम एग्जाम्पल दे दें कि अगर किसी व्यक्ति के पास 5 किलो दूध है, अब 5 किलो दूध के बदले उसे कितना गेहूं चाहिए। अब किसी दूध के बदले अगर उसके पास, हम ये कह सकते हैं कि 1 मटका होता, ठीक है, अब अगर उसको 1 मटका चाहिए तो उसे कितना दूध लेना पड़े, 1 मटके के बराबर कितना दूध होगा। इसका मतलब दोनों वस्तु के मापन करना जरूरी था, है ही नहीं भाई। अगर एक सेब है तो 1 सेब के बदले कितना अनाज होगा, कितना गेहूं देना है, तो ये मापन करना पड़ता था। ठीक है, या 1 भैंस के बदले कितनी बकरियां दी जाती, 1 भैंस के बदले कितनी बकरियां दी जाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि 2 वस्तुओं का मापन करना जरूरी था, तभी तो उसका लेन देन होता था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों वस्तुओं का मापन, उसकी कोई स्थायी जो है हम कह सकते हैं लेन देन का कोई स्थायी माप नहीं थी। कभी 1 किलो गेहूं के बदले 1 अनार दे दिया जाता था, कभी 2 किलो गेहूं के बदले 1 अनार दे दिया जाता था। ठीक है, तो 1 अनार का मूल्य कितना गेहूं का होगा या 1 अनार का मूल्य कितने सब्जी होगी, ये तय करना मुश्किल कार्य था। ठीक है, तो वस्तु विनिमय की दूसरी बड़ी क्या समस्या थी कि विनिमय हेतु आवश्यक होता था कि वस्तु का मूल्य मापा जा सके, क्योंकि बिना मापन के वस्तु लेना या देना संभव नहीं है। वस्तु विनिमय वस्तु के मूल्य को मापना अत्यंत कठिन कार्य था, क्योंकि लेन देन तभी हो सकता था जब दोनों व्यक्तियों की आपसी समझ हो, दोनों आपस में समझ में होना कि 1 किलो दूध के बदले कितने अंडे दिए जाए। ठीक है, 5 अंडे, 2 अंडे, 3 अंडे, 1 अंडे। अब अगर इसे 5 अंडे चाहिए, दूध वाले को 5 अंडे चाहिए, तो वो कहेगा 5, ये कहना नहीं साहब 1 किलो दूध के बराबर 5 अंडे महंगे होते हैं, मुझे तो 3 अंडे, मैं तो 3 अंडे ही दे सकता हूं। तो दोनों के बीच में सौदा नहीं हो पाता, क्योंकि ये कहता था वर्तमान में तो हर वस्तु का मूल्य हम किस में तय करते हैं, मुद्रा में तय करते हैं कि भाई 1 किलो शक्कर कितने की आती है, 1 अंडा कितने का आता है, 1 किलो दूध कितने का आता है, 1 किलो अनाज कितने का आता है। हर वस्तु को हम किस में तय करते हैं, मुद्रा में। लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो दोनों के बीच में वस्तु का मापन करना एक अत्यंत कठिन कार्य था, और दोनों में सहमति होना भी कठिन कार्य था कि वो कहता है मैं तो 3 अंडे दे सकता हूं और ये कहता मुझे 5 अंडे चाहिए। तो दोनों में लेन देन हो सकता था क्या? क्यों? क्योंकि कोई माप नहीं थी, दूध की माप नहीं थी तो अंडे की माप नहीं थी, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब वस्तु विनिमय होता था तब यह लेन देन संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की आपसी समझ अगर होती थी उस माप पर तो ही वो लेन देन हो सकता था। ठीक है, और वस्तु की उपयोगिता के आधार पर उसका विनिमय होता था। ठीक है, वास्तव में प्रत्येक सौदे में वस्तुओं के नए सिरे से मोल भाव करना एक अत्यंत कठिन कार्य था। कभी जरूरत होती तो वो 5 अंडे देने के लिए तैयार था क्योंकि उसे दूध चाहिए, और कभी नहीं चाहिए उसे दूध तो वो क्या कहता है मैं तो 2 अंडे दूंगा।
तो भाव तय नहीं थे, कभी 1 किलो दूध के बदले 5 अंडे होते थे, कभी 1 किलो दूध के बदले 2 अंडे होते थे, कभी 1 अंडा होता था। कोई माप था क्या, कोई भाव था क्या? तो भाव नहीं था। तो ये सब जो है दूसरी बड़ी कठिनाई वस्तु विनिमय की आती थी। नंबर 3, तीसरी कठिनाई, भावी बचत संभव नहीं। देखिए, आज हम मुद्रा को कितने भी समय तक रख सकते हैं। एक अगर 100 का नोट आपके पास है तो कितने समय तक रह सकता है वो? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 5 महीने, 2 साल, 3 साल, कोई निश्चित है क्या? कितने भी समय तक हम उससे भविष्य में क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 किलो अनाज होता या 1 बोरी अनाज होता तो आप 1 बोरी अनाज को कितने लंबे समय तक रख सकते थे? भाई किसी के पास अनाज, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती। अब किसी के घर में अगर 1 बोरी अनाज हुआ तो वो बोरी को कितने समय तक बचत के रूप में रख सकता था? 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 10 साल उसे अनाज को, उस बोरी को 10 साल रख सकता था क्या? है? तो वर्तमान में मुद्रा को हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक बचत कर सकते हैं। अगर आपके पास अत्यधिक मुद्रा है, 100 का नोट है, 500 का, 1000 का है, तो आप क्या करोगे, उसको 1 महीने, 2 महीने, 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल तक मुद्रा को क्या कर सकते हैं, हम बचत कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी भी वस्तु को लंबे समय तक बचत किया जा सकता था क्या? दूध अगर आपके पास ज्यादा है तो दूध को आप 10 दिन रख सकते थे क्या? अगर आपके पास गेहूं है तो आप, अंडा है तो आप कितने समय तक उसको लंबे समय तक रखें? कुछ वस्तुएं शीघ्र खराब हो जाती थी। तो वस्तु विनिमय की तीसरी बड़ी समस्या क्या आती थी कि वस्तुओं को भविष्य के लिए बचत करना संभव नहीं था। अगर आपने एक भैंस ली तो भैंस को कितने समय तक आप जिंदा रख, भैंस कितने समय तक रह सकती? 2 साल, 3 साल, 10 साल, 50 साल तक भैंस को रख सकते थे क्या आप? ठीक है। तो वस्तुएं क्या होती है, कुछ वस्तुएं शीघ्रनाशी होती है, जल्दी खराब हो जाती है। कुछ वस्तुएं, तो हर वस्तु की एक लिमिट होती है कि वो उतने समय तक ही चलती है। जबकि मुद्रा, वर्तमान में जो मुद्रा है उसको हम भविष्य में अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। लेकिन वस्तुओं को बचत करना संभव नहीं था। ये तीसरी बड़ी समस्या आती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें दीर्घकाल तक संचय करना कठिन कार्य होता था। वस्तु इसकी समस्या क्या थी, किसी भी वस्तु को लंबे समय तक संचय करना मतलब बचा कर रखना संभव नहीं था। ठीक है। विशेष तौर पर जो वस्तुएं शीघ्र खराब हो जाती है, जैसे फल है, सब्जियां हैं, दूध है, खाद्य पदार्थ हैं आदि को लंबे समय तक बचाकर रखना संभव नहीं था। तो वस्तु विनिमय की तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। 3 नंबर का सवाल आता है, वस्तु विनिमय की कोई 3 कठिनाई है बताइए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वस्तुओं को लंबे समय तक, दीर्घकाल तक बचत करना संभव नहीं था। ये वस्तु विनिमय की तीसरी बड़ी समस्या आती थी। नंबर 4, अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय, अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय में कठिनाई। कुछ वस्तुएं होती जिनको टुकड़े करना संभव नहीं था। जैसे एक भैंस अब के बराबर अगर 5 बकरियां आती है, एक भैंस के वस्तु विनिमय में एक भैंस 5 बकरियों के बराबर होता था। ठीक है। अगर आपको एक भैंस खरीदनी है तो आपको 5 बकरियां देनी पड़ी। अब किसी व्यक्ति के पास अगर 4 बकरियां होती तो 4 बकरियों के बराबर कितनी भैंसें होती सर? आधी भैंस। हाँ, क्योंकि भैंस को विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इसके पास 4 बकरियां, 5 है ही नहीं, तो फिर उसे अगर भैंस खरीदनी होती तो कितनी बकरियां, कि मेरे पास तो भाई 4 बकरियां हैं तो ऐसा अगर आधी भैंस दे दे मेरे को, या भैंस की टांगे दे दे, ऐसा होता है। तो कई वस्तुएं ऐसी थी जिनका विभाज्य करना संभव नहीं था। गेहूं, चावल, दूध, इन सबको तो हम टुकड़े कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। लेकिन जो वस्तुएं विभाजित करना, जैसे मकान है, जमीन है, प्लॉट है, या भैंस, जो जानवर हैं, उन सबको टुकड़े करना संभव नहीं होता था। तो ये भी एक बड़ी कठिनाई आती थी।
ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक भैंस होती थी और उसके दूसरे के पास 4 बकरियां होती थी, या किसी के पास एक मुर्गी होती थी तो एक मुर्गी, और दूसरे व्यक्ति के पास हम कह सकते हैं कि अगर एक मुर्गी के बराबर होता था 5 किलो गेहूँ, ठीक है। अब किसी के पास अगर 2.5 किलो गेहूँ होता तो आधी मुर्गी देता क्या हो? संभव नहीं था। तो कई वस्तुएं ऐसी होती थी जिनको टुकड़े करना संभव नहीं था, तो फिर उनका लेन देन भी नहीं हो पाता था, ठीक है। तो ये एक कठिन कार्य था। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक और कठिनाई ये थी कि वस्तु विनिमय जो है विभाजित नहीं की जाती थी, प्रत्येक वस्तु विभाजित नहीं होती। जैसे एक भैंस का विनिमय मूल्य अगर 4 बोरी गेहूं होता है, जिसको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक भैंस के बराबर जो है अगर 4 बोरी गेहूं है, एक भैंस का मूल्य जो है कितने बोरी गेहूं है? 4 बोरी। यदि किसान के पास 2 बोरी गेहूं होता तो विनिमय होना संभव था क्या? क्योंकि भैंस को विभाजित नहीं किया जा सकता। भाई 2 बोरी है, उसे भैंस चाहिए, तो 2 बोरी के बराबर कितनी भैंस खरीदेगा? 2 टुकड़े तो नहीं कर सकता ना उसे। तो ये एक समस्या, कुछ वस्तुएं अविभाज्य होती थी, टुकड़े करना संभव नहीं था, इसलिए जो है वस्तु विनिमय एक अत्यंत कठिन कार्य था, ठीक है। नंबर 5, उधार के लेखे में कठिनाई। उधार के लेखे में कठिनाई। देखिए वर्तमान में तो हम कोई भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, उधार तक, अगर उधार लिया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि साहब 100 रुपये किसी को उधार दिए, ठीक है। लेकिन वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी समस्या तो क्या आती थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को उधार देना चाहता, जैसे भाई किसी को उधार दिया, मैंने कहा किसी के पास अगर 5 बोरी गेहूं है, अब 5 बोरी गेहूं उसके पास ज़्यादा है, तो उसने दूसरे में उधार दे दिया कि भाई तू ये 5 बोरी गेहूं रख ले, मेरे को 2 साल बाद दे देना। तो 2 साल तक वो उस गेहूं को रख सकता था क्या? हाँ, पहली बात नहीं। और दूसरी बात, 2 साल बाद उसे वापस कितना देना पड़ता? 5 बोरी गेहूं ही देता, क्योंकि वस्तु तो मुद्रा तो थी। अब 5 बोरी गेहूं नहीं होकर के उसके पास अगर 5 बोरी चावल होते थे तो वो लेता था कि दूसरा कि साहब मैंने जो वस्तु दी है वही मुझे वापस, सही भाई। अभी वर्तमान में रुपए देते हैं तो रुपए ही वापस लेते हैं 2 साल बाद, 5 साल बाद। लेकिन अगर किसी ने 5 बोरी गेहूं दी है, या किसी ने एक व्यक्ति को अगर एक बकरी दी है कि भाई मेरी बकरी तू रख ले 2 साल के लिए, तो वो बकरी के बीच में मर जाती तो वापस वही बकरी देना संभव था क्या? ठीक है। तो लेखन में कठिनाई आती थी कि भाई उधार को लंबे समय तक आप रख नहीं सकते थे और उसका अकाउंट नहीं रख सकते थे उसको। वर्तमान में उधार, हम किसी भी व्यक्ति को उधार देते हैं तो उसको ब्याज के रूप में मुद्रा प्राप्त करते हैं कि भाई मुद्रा के बदले मुद्रा दी जाती। लेकिन जब उस समय वस्तु विनिमय होता था तो वस्तुओं को लंबे समय तक रखना संभव नहीं था, और वही वस्तु वापस मिले इसकी कोई गारंटी नहीं थी, ठीक है। तो ये एक 5वीं बड़ी समस्या आती थी कि वस्तु विनिमय में सभी सौदे तत्कालिक ही हो पाते थे। सभी सौदे आज चाहिए तो ले ले भाई, 2 साल बाद या 1 साल बाद नहीं दे, क्योंकि 1 साल बाद वापस मेरे पास वस्तु होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। आज मैंने 5 बोरी गेहूं दी है तो 3 साल बाद 5 बोरी गेहूं अगले के पास हो इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो ये तात्कालिक जितने भी सौदे होते हैं वो सब क्या होते थे वस्तु विनिमय में, तात्कालिक होते थे, हाथों हाथ हो जाते थे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति वस्तु विनिमय के द्वारा उधार विनिमय करना चाहता था कि भाई मेरे को 5 बोरी गेहूं आज तू दे दे, मैं तेरे को साल भर में 5 बोरी गेहूं दे दूंगा, यदि उधार लेके रखना चाहता था तो ये पता लगाना अत्यंत कठिन कार्य था कि उस वस्तु की भावी कीमत क्या होगी, ठीक है। 2 साल बाद ये कितनी बोरी गेहूं देगा इसको? पहली बात तो गेहूं चाहिए उसे, अब गेहूं अगले के पास हो ये इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी वर्तमान में हम कोई भी वस्तु दे देते हैं, अगर अगला नहीं दे पाता तो उसको क्या कहते हैं, भाई इसका बदला पैसा दे दे मेरे को, है ही नहीं। 5 बोरी गेहूं का मूल्य है 100 रुपये बोरी, अगर हम 1000 रुपये बोरी है तो भाई 5000 रुपये दे दे मेरे को, गेहूं नहीं है तो 5000 रुपये दे दे, क्योंकि वर्तमान में वस्तु मुद्रा विनिमय। लेकिन उस समय अगर 5 बोरी गेहूं उसे चाहिए, अगले के पास हो, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं,
ठीक है। और अगर 2 साल बाद उस 5 बोरी के गेहूं का मूल्य कितना होगा, अगर गेहूं नहीं है अगले के पास तो क्या देना पड़ेगा, इसकी कोई लेन देन की तकनीक नहीं थी, कठिनाई थी, ठीक है। तो उधार के लेखे अकाउंट रखना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, क्योंकि आज तो हम हर चीज़ का अकाउंट रख सकते हैं कि भाई 1 साल 1000 रुपये का ब्याज 2 साल बाद कितना होगा, रख सकते हैं, उसका अकाउंट लेखन कर सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय में लेखन करना अत्यंत कठिन कार्य था, और जो सौदे उधार होते थे उनका तो अत्यंत कठिन काम होता था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 बड़ी समस्याएं वस्तु विनिमय की आती थी, ठीक है। और इसीलिए प्रारंभ में जब सभ्यता का इतना विस्तार नहीं हुआ था तो प्रारंभ में वस्तु विनिमय होता था, लेकिन वस्तु विनिमय के सामने अनेक कठिनाइयाँ आती थी, इसीलिए बाद में मुद्रा का चलन हुआ, ठीक है। अब क्या क्या समस्याएं थी इसको हमने पढ़ लिया। दोहरा संयोग नहीं हो पाता था, दोनों लेने देने वाले दोनों के बीच में संयोग हो तभी संभव था। मूल्य का मापन नहीं किया जा सकता था उस वस्तु के बारे में कि उसका क्या मूल्य है, क्या माप है। बस मुद्रा जो है वस्तुओं को भविष्य के लिए बचत करना संभव नहीं था। कई वस्तुएं अविभाज्य होती थी जिनके टुकड़े करना संभव नहीं था, तो उसके भी लेन देन में कठिनाई आती थी, ठीक है। और वस्तुओं को उधार अगर दिया जाता था तो उसके वापस मूल्य क्या होगा साल भर बाद 2 साल बाद, ये भी तय कर पाना संभव नहीं था। तो इन सब कठिनाइयों के कारण वस्तु विनिमय जो है की जगह मुद्रा विनिमय का चलन हुआ, ठीक है। और प्रारंभ में दुनिया भर में सभी देशों में लगभग वस्तु विनिमय होता था, और इन कठिनाइयों के कारण जो है मुद्रा का चलन हुआ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मुद्रा क्या है। पहले हमने पढ़ लिया वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है और उसकी कठिनाइयाँ क्या है। अब हम पढ़ते हैं मुद्रा, मुद्रा का चलन। तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण ही मुद्रा का चलन हुआ। तो प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं में प्रारंभ में जो है मुद्रा, हम आज के जो रूप में नोट रुपए या धातु के रूप में हम मुद्रा लेते हैं, सिक्के, नोट, ये, लेकिन शुरुआत में सीधे नोटों का चलन नहीं हुआ। प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं का काल था तो राजा महाराजाओं ने सबसे पहले क्या किया कि धातु के सिक्के चलाए। धातु के क्या चलाए? सिक्के। कि भाई पहले तांबे के सिक्के होते थे, फिर चांदी के सिक्के हुए, फिर सोने के सिक्के हुए, ठीक है। राजा की आर्थिक स्थिति के आधार पर वो लेन देन के लिए क्या कर रहा था, मुद्रा का चलन उसने शुरू किया, ठीक है। जिस राज्य की स्थिति आर्थिक स्थिति खराब थी तो वो क्या करता था, लोहे के सिक्के या तांबे के सिक्के का चलन शुरुआत किया। फिर जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई तो उन्होंने चांदी के सिक्कों का चलन किया। जैसे मुगल काल में, मौर्य काल में चांदी और सोने के सिक्के जारी किए गए, ठीक है। उस सोने के सिक्कों पर क्या होता था, राज्य की मोहर होती थी, राज्य की सील होती थी, राजा के या तो राजा की जो है फोटो लगी होती थी या उस पर सन लिखा होता था या राज्य की सील होती थी उस पर, तो उसको लेन देन के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। तो शुरुआत में कौन से मुद्रा का चलन हुआ, धातु की मुद्रा का या धातु की मुद्रा का चलन हुआ, यानी सोने और चांदी के सिक्के मुद्रे या तांबे के सिक्के चले, पर उस पर राज की चिन्ह होता था और प्रारंभ में सिक्कों का चलन हुआ। तो सबसे पहले कौन सी मुद्रा का चलन हुआ, धातु के सिक्कों का चलन हुआ और उसी को मुद्रा माना गया। प्रत्येक राजा देश की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार अपने सिक्के जारी करता था, कोई तांबे के करता, कोई सोने के करता, कोई चांदी के करता, और उस पर राज्य की मोहर होती थी तो उसको सब लोग स्वीकार कर लेते थे, लेन देन के रूप में उसको स्वीकार किया जाने लगा। बाद में जब धातु की हर जगह उपलब्धता नहीं थी, किसी के पास तांबे के नहीं थे, तो धीरे धीरे सिक्कों के स्थान पर जो है वो नोट का चलन हुआ और फिर मुद्रा, आधुनिक मुद्रा का जो है हम कह सकते हैं इस रूप में ये आई। तो अब मुद्रा का पहले हम बात करते हैं कि मुद्रा का अर्थ क्या है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम मुद्रा का अर्थ पढ़ते हैं। मुद्रा का अर्थ व परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, देखिए मुद्रा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? मनी। मुद्रा शब्द को जो है अंग्रेजी, हिंदी में मुद्रा कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी शब्द क्या है? मनी। अब मनी शब्द किससे बना है? ठीक है, मनी जो शब्द है वो, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई थी लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन शब्द जो है, लैटिन शब्द मोनेटा से हुई है। मनी जो शब्द है, मनी को अंग्रेजी में कहते हैं मुद्रा को अंग्रेजी में कहते हैं मनी। और मनी जो है शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से। किससे बना है? मोनेटा। ठीक है, और मोनेटा किसे कहा जाता था? मोनेटा कहा जाता था लैटिन में जो है, जो देवी जूनो होती थी वहां की, उस राज्य की जो है देवी होती थी जूनो, उस देवी जूनो का दूसरा नाम मोनेटा था। यानी उस राज्य की, जिस राज्य में लैटिन शब्द जो है, यूनानी शब्द है जो देवी मोनेटा, वो कहा जाता था उस राज्य की देवी को। उस देवी, एक देवी होती थी जूनो, उस देवी के नाम से मोनेटा शब्द बना। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? इस देवी को कहा जाता था स्वर्ग की रानी। इस देवी को, यानी जो जिस व्यक्ति पर इस देवी की कृपा हो जाती थी उसे सीधा स्वर्ग मिलता था, तो इस देवी को स्वर्ग की रानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और स्वर्ग का आनंद लेने के लिए इस देवी की पूजा की। आप वर्तमान में हम किसको मानते हैं? देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली में, कि लक्ष्मी जी धन की देने वाली है सर। ठीक है, इसलिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और नोट सिक्के भी करते हैं, सोने चांदी को भी पूजते हैं। तो सरस्वती देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि ये कौन सी है? धन धान्य देने वाली देवी। उसी समय तो वह यूनान में जो है लैटिन शब्द देवी जूनो के लिए मोनेटा शब्द आया, और मोनेटा शब्द से बना मनी। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी शब्द उत्पत्ति की बात, कि मनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मनी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से। और मोनेटा का मतलब क्या था? मोनेटा का मतलब था कि उस समय लैटिन देवी थी एक देवी जूनो, और उसके लिए जो है मोनेटा शब्द काम में लिया जाता था। और मोनेटा यानी इस देवी की पूजा की जाती थी धन धान्य से संपन्न होने के लिए। ठीक है, कि भाई जिसके पास इस देवी की कृपा होगी उस देवी को स्वर्ग की रानी कहा जाता था, और ये माना जाता था कि उसकी पूजा करने से स्वर्ग का आनंद प्राप्त होता है, अर्थात ये देवी स्वर्ग का आनंद देने वाली देवी। ठीक है, और इसीलिए ये शब्द है मनी, मोनेटा, इससे शब्द देवी जूनो से शब्द बना मोनेटा, और मोनेटा से बाद में शब्द बन गया मनी। क्योंकि अब वर्तमान में, बाद में क्या हुआ कि अगर हर व्यक्ति के पास मोनेटा होता, मनी होती, तो वो आनंद, हर तरह का आनंद ले सकता था। ठीक है, तो ये तो हो गई मनी शब्द की उत्पत्ति। अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, तो आज के लिए हमने क्या चटपट पढ़ा था? आज हमने पढ़ा था मुद्रा का चलन किस प्रकार हुआ। प्रारंभ में वस्तु विनिमय थी, वस्तु विनिमय में अनेक समस्याएं आती थी, और धीरे धीरे इसमें जो कठिनाइयों को देखते हुए बाद में मुद्रा का चलन हुआ। वस्तु विनिमय की 4-5 कठिनाइयाँ आपने पढ़ी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब वस्तु विनिमय ये कठिनाइयाँ आई तब बाद में मुद्रा का चलन हुआ, और मुद्रा का चलन के रूप में यह मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द उत्पत्ति के आधार पर कैसे बना है। शब्द उत्पत्ति के बाद मनी, मुद्रा को अंग्रेजी में कहते हैं मनी, और मनी शब्द बना है यूनान की देवी मोनेटा से। और मोनेटा किसको कहा जाता था? वहाँ की जो देवी जूनो होती थी उसको कहा जाता था, जिसे स्वर्ग की देवी माना जाता था। अर्थात अगर व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति करनी होती या धन धान्य से पूर्ण होना पड़ता या संपन्न होना अगर उसे संपन्न होना था तो उस देवी की पूजा करता था, यानी आनंद देने वाली देवी के रूप में इसे माना जाता था। तो इस प्रकार मुद्रा का अंग्रेजी शब्द
मनी इस शब्द उत्पत्ति से बना। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा क्या है, किसे माना जाता है, आधुनिक समय में मुद्रा किसे माना जाता है, और ये बना शब्द उत्पत्ति बनी कैसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।